चलिए जुलाई माह के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं दोस्तों, नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। 1 जुलाई की डेट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 जुलाई 2024 को अर्थात पिछले वर्ष 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए। ठीक है, 3 न्यू क्रिमिनल लॉज जो हैं, साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये लागू हो गई आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के स्थान पर। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में मनाते हैं। 2009 से इसका आरंभ हुआ था मनाने का, 3 जुलाई को। 5 जुलाई 2025 को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे के रूप में मनाते हैं। हालांकि ये इस बार मनाया गया है 5 जुलाई को क्योंकि जुलाई के पहले शनिवार को यह मनाया जाता है। पिछली बार आप याद करिए 6 जुलाई को था, इस बार 5 जुलाई को है क्योंकि 5 जुलाई को जुलाई का पहला शनिवार पड़ा है। थीम क्या है इस बार की इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे की? तो सहकारिताएं एक बेहतर दुनिया के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान को आगे बढ़ाना। कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर या इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन घोषित किया गया है। थीम क्या रखी गई है इस वर्ष की? सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है, कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। याद रखिएगा दोनों थीम्स में अंतर है, डे वाले और ईयर वाले में। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने इस अवसर पर 5 जुलाई को आणंद, गुजरात में देश के पहले राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय, जिसका नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय है, टीएसयू है, इसकी आधारशिला रखी। आपको हमने त्रिभुवन जी के बारे में बताया है कि ये सहकारिता आंदोलन के जनक माने जाते हैं भारत में। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है इस विश्वविद्यालय का, और भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का यह सहकारी विश्वविद्यालय होगा। आणंद, गुजरात में ये खोला जा रहा है। इसकी आधारशिला हाल ही में अमित शाह ने रखी। इसके पहले संसद में इसके संबंध में विधेयक पारित हुआ था। 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है, इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा 1989 में इसको मनाने की घोषणा की गई थी। 1990 से आरंभ हुआ था इसको मनाना। इस बार की थीम क्या है? युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना, एम्पावरिंग यंग पीपुल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। आपको बता दें कि 11 जुलाई 1987 को दोस्तों विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, और इसी उपलक्ष्य में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत हुई। वहीं 31 अक्टूबर 2011 को विश्व की जनसंख्या 7 अरब हो गई, ये प्रश्न भी आ चुका है। और 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई दोस्तों। 15 जुलाई, और वर्तमान में भारत विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है, चाइना दूसरे स्थान पे आ गया है। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस 2025 15 जुलाई को मनाया गया। वर्ल्ड यूथ स्किल डे इस दिन मनाया जाता है। 2014 में इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी और 2015 से इसको मनाने की शुरुआत हुई। ध्यातव्य है कि 2015 में ही भारत में कौशल भारत मिशन का आरंभ हुआ था, 15 जुलाई 2015 को। थीम क्या रखी गई है इस बार के इस दिवस की? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण, यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल। 19 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाते हैं, नेशनल फुटबॉल डे। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया था, और ये विश्व फुटबॉल दिवस है, ये राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस है। राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 19 जुलाई को, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को, और ये घोषणा कब की गई थी? 2024 में घोषणा की गई थी, पिछले वर्ष ही घोषणा की गई थी। तो दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। ये राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस है 19 जुलाई को, और ये है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को। 20 जुलाई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, मून डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 नासा का जो यह उपग्रह था
इसके तहत चंद्रमा पर मानव का पहला कदम रखा जाता है। कौन रखते हैं? दो लोग, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। विश्व शतरंज दिवस भी 20 जुलाई को ही मनाया जाता है। चेस डे भी 20 जुलाई को मनाते हैं। 22 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज दिवस होता है, नेशनल फ्लैग डे मनाते हैं, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। किस दिन अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 28 जुलाई को दोस्तों विश्व हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाते हैं। 28 जुलाई 1925 को दरअसल हेपेटाइटिस के टीके के खोजकर्ता, क्या नाम था? बारूक ब्लूमबर्ग, इनका जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं 28 जुलाई को। 19 जुलाई 2025 को दोस्तों 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे या वर्ल्ड टाइगर डे। 2010 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। इसकी थीम क्या रखी गई है? स्वदेशी व स्थानीय समुदायों को ध्यान में रखते हुए बाघों के भविष्य को सुरक्षित रखना, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विथ ड्यू रिगार्ड टू इंडिजिनस पीपुल्स एंड लोकल कम्युनिटीज। नोट करने वाली बात है कि वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग, रसिया में टाइगर दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। यहाँ पर जो बाघ शिखर सम्मेलन हुआ था उस दौरान, और इसी सम्मेलन में इसके साथ ही टाइगर इंटू टू, T*2 कार्यक्रम भी आरंभ हुआ था। T*2 कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वर्ष 2022 तक टाइगर्स की संख्या दोगुनी करना। भारत की तट रेखा व अपतटीय द्वीप 1970 के दशक में 1:45 लाख पैमाने पर जो माप की गई थी उसमें 7,516 किलोमीटर भारत की तट रेखा मापी गई थी, जो कि त्रुटिपूर्ण था। वर्तमान में बहुत अधिक रेजोल्यूशन वाला, ज़्यादा क्षमता वाला, अधिक सटीक मापन के माध्यम से अर्थात 1:2.5 लाख पैमाने पर जो कि सटीक मापन करता है 11,098 किलोमीटर, ये संशोधित हो गई है। तो 3,582 किलोमीटर पिछले जो त्रुटिपूर्ण अनुमान था उससे वृद्धि अब हुई है। कितना? 3,582 किलोमीटर। तो वर्तमान में अब पूछेगा एग्जाम में तो आप 11,098 किलोमीटर बताएंगे, ठीक है। वर्ष 2016 के सर्वेक्षण में 1382 अपतटीय द्वीपों की पहचान की गई। अपतटीय द्वीप भी इसमें उसकी भी गणना की गई। तो 1382 अपतटीय द्वीपों की पहचान 2016 के सर्वेक्षण में हुई थी, लेकिन संशोधित जो गणना हुई है उसके अनुसार 1298 अपतटीय द्वीप तथा 91 अंतर्देशीय द्वीप मिलाकर कुल 1389 द्वीप हैं। इनमें नदी द्वीपों को शामिल नहीं किया गया इस गणना में, ठीक है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू हाल ही में यह योजना है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। इसके तहत 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद युवाओं को इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी ताकि उनको विभिन्न क्षेत्रों में कौशल के आधार पर रोजगार मिल सके। फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम, फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम फीफा और यूनेस्को की पहल है। भारत में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा हाल ही में संचालन इसका किया गया, फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम। तो फीफा और यूनेस्को की पहल है, भारत में भी इसको विभिन्न स्कूलों में चलाया जा रहा है, तो चर्चा में है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय संकेतक ढांचे की प्रगति रिपोर्ट 2025, नेशनल इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क 2025, 2015-16 से अब तक सतत जो SDG जो है, जो आपका सतत विकास लक्ष्य है, उसके विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति दर्शाता है, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2016 में 22% था, 2025 में यह 64.3% हो गया। क्या? सामाजिक सुरक्षा कवरेज। वहीं उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2016 में 23.7% था, 2022-23 में कितना हो गया? 29.5% हो गया। कृषि में प्रति श्रमिक सकल मूल्यवर्धन 2016 में 61,247 रुपये था, वहीं 2024 में यह बढ़कर के 94,110 रुपये हो गया।
कुल स्थापित विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 2015-16 में 16.02% थी। 2024-25 में ये 22.13% हो गई। सभी में वृद्धि हुई। कितनी हुई? इस रिपोर्ट में ये साफ आया है। एट सी ऑब्जर्वर मिशन समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड देशों के द्वारा आरंभ पहला समुद्री मिशन है क्वाड देशों का। क्वाड में कौन कौन शामिल है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और इन्हीं के तटरक्षक बल इस मिशन में शामिल हैं। प्रत्येक देश से 2 अधिकारी होंगे, जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल होंगी। सचेत एकीकृत अलर्ट प्रणाली है, एकीकृत चेतावनी प्रणाली है, अलर्ट सिस्टम है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेटिक्स CDOT द्वारा इसको विकसित किया गया है। जो NDMA है, राष्ट्रीय डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसने इस सचेत ऐप को, सचेत जो प्रणाली है, इसको आरंभ किया है हाल ही में। रेल मंत्रालय द्वारा वन स्टॉप रेलवे सेवाएं प्रदान करने के लिए आरंभ मोबाइल ऐप है। क्या नाम है? रेल वन नाम है इसका। GoSat GW ग्रीन हाउस गैसों तथा जल चक्र के लिए वैश्विक अवलोकन उपग्रह, वाटर साइकिल के लिए और ग्रीन हाउस गैसों के लिए वैश्विक अवलोकन उपग्रह है, ग्लोबल ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्या नाम है? GoSat GW। इसको जापान के जाक्सा द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में तनेगा सीमा अंतरिक्ष केंद्र से H2A रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया जापान के द्वारा। तमिलनाडु के चेन्नई में आसियान भारत क्रूज संवाद का पहला आयोजन संपन्न हुआ। इसके तहत आसियान और भारत के प्रतिनिधि क्रूज पर संवाद करेंगे। तो एक नई पहल है, MV एक्सप्रेस नामक जहाज पर चेन्नई में आयोजित हुई। इस तरह का ये पहला आयोजन था। स्प्री 2025 कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा हाल ही में स्प्री 2025 शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया गया है? सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए, मिलान करने के लिए आ सकता है। सक्षम 3000 ये क्या है? CDOT द्वारा विकसित स्वदेशी उच्च क्षमता वाला स्विच राउटर है। इसकी क्षमता कितनी है? 25.6 टेराबाइट्स पर सेकेंड। क्या नाम है? सक्षम 3000। रिक्लेम फ्रेमवर्क, ये क्या है? रिक्लेम एक फ्रेमवर्क है, ढांचा है। 4 जुलाई 2025 को कोयला मंत्रालय के द्वारा इस फ्रेमवर्क को जारी किया गया। खदानों के बंद होने से भूदृश्यों और स्थानीय आजीविका पर जो प्रभाव पड़ेगा या दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसका समाधान करने के लिए रिक्लेम फ्रेमवर्क डेवलप किया है। किसने? कोयला मंत्रालय ने। सी फ्लड एकीकृत जल प्लावन, जो बाढ़ है, फ्लड है, उसके लिए ये पूर्वानुमान प्रणाली है, पूर्व चेतावनी प्रणाली है। CDAC पुणे तथा केंद्रीय जल आयोग द्वारा इसको विकसित किया गया है। किसके द्वारा? CDAC पुणे के द्वारा तथा केंद्रीय जल आयोग के द्वारा सी फ्लड का विकास किया गया, इस प्रणाली का विकास किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में उन्होंने जुलाई के पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में, मतलब शुरुआत में 5 देशों की यात्रा की, जिनमें से 4 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान वहां का मिला। जिनमें 2 जुलाई 2025 को घाना द्वारा द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो घाना का है, प्रदान किया गया घाना यात्रा के दौरान। वहीं 4 जुलाई 2025 को त्रिनिदाद व टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद व टोबैगो प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी 2 से 9 जुलाई 5 देशों की यात्रा पर है। कौन कौन देश? घाना, उसके बाद त्रिनिदाद व टोबैगो, फिर अर्जेंटीना गए, फिर ब्राजील गए जहां पर 17वां ब्रिक्स सम्मेलन भी हुआ, और फिर नामीबिया गए लास्ट में। इसी क्रम में याद रखिएगा। घाना 2 से 3 जुलाई इनकी यात्रा रही। 30 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा थी घाना की। घाना के राष्ट्रपति कौन है? जॉन महामा। और राजधानी कौन है, क्या है घाना की? अकरा। त्रिनिदाद व टोबैगो 3 से 4 जुलाई 2025 के दौरान यात्रा पर रहे। 1999 के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा थी।
राष्ट्रपति कौन है त्रिनाद व टोबैगो के? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। वहीं प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर हैं, जो भारत से संबंध मूलतः ये भारत बिहार से संबंध रखती हैं। राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है कहाँ की? त्रिनाद व टोबैगो की। अर्जेंटीना 4 से 5 जुलाई 2025 प्रधानमंत्री अर्जेंटीना में रहे। 57 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। कहाँ? अर्जेंटीना की द्विपक्षीय यात्रा 57 वर्षों में पहले। राष्ट्रपति कौन है अर्जेंटीना के? जेवियर मिली। राजधानी क्या है अर्जेंटीना की? ब्यूनस आयर्स। प्रधानमंत्री मोदी को एक कार्यक्रम के दौरान ब्यूनस आयर्स सिटी में द की ऑफ ब्यूनस आयर्स प्रदान की गई। एक प्रकार का यह सम्मान होता है, विश्व के विभिन्न शहरों के द्वारा दिया जाता है। अमेरिका में जब मोदी जी गए थे तो वहाँ भी इनको प्राप्त हुआ था, ठीक है, जहाँ पर नमस्ते मोदी कार्यक्रम हुआ था। तो प्रधानमंत्री मोदी को द की ऑफ ब्यूनस आयर्स प्रदान किया गया अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना जो 5 देश हैं, इसमें मात्र अर्जेंटीना में इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं मिला, बाकी चारों जगह मिला। अर्जेंटीना में इनको भले सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं मिला, लेकिन जो शहर का सबसे बड़ा अवार्ड है वहाँ के द की ऑफ ब्यूनस आयर्स, जो राजधानी शहर का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, वो मिला इनको। ब्राजील 5 से 8 जुलाई 2025 के दौरान प्रधानमंत्री ब्राजील में रहे। लगभग 60 वर्षों में पहली राजकीय यात्रा थी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की। रियो डी जेनेरियो में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा हैं और राजधानी ब्राजील की है ब्राजीलिया। प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस दिया गया। नामीबिया इसके बाद अंत में प्रधानमंत्री मोदी गए 8 से 9 जुलाई 2025। 27 वर्षों में प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री यात्रा थी। नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतवा है। राजधानी यहाँ की विंडहोक है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ की संसद को संबोधित किया, ध्यान रखिएगा, नामीबिया की संसद को। प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मिटाबिलिस दिया गया। एक रेगिस्तानी पौधे के नाम पर वेलाविचिया मिराबिलिस ये नाम रखा गया है इस सम्मान का। प्रधानमंत्री मोदी का यह 27वां वैश्विक सम्मान भी रहा। रूस तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। आधिकारिक रूप से इसने तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। किसने? रशिया ने। भारत बायोमार्कर्स ऑफ हेल्दी एजिंग रेजिलियंस एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशंस, इसका फुल फॉर्म है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु की एक पहल है। इसका लक्ष्य बढ़ती उम्र का अध्ययन करना है, मानचित्रण करना है, डेटाबेस तैयार करना है और बायोमार्करों की पहचान करना है जो एजिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। त्रिनिदाद व टोबैगो भारतीय, अभी हमने ऊपर चर्चा की, भारतीय पहली बार यहाँ पर 1845 में आए थे। जो भारतीय थे, खासकर मजदूर थे, 1845 में सबसे पहले त्रिनिदाद व टोबैगो में आए थे। ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार से आए थे। 2025 में भारतीयों के आने के 180 वर्ष पूर्ण होने की भी जयंती मनाई जा रही है। आज यहाँ 40% भारतीय मूल के लोग हैं। तो त्रिनिदाद व टोबैगो में आज यह स्थिति है कि भारतीय मूल के 40% से अधिक लोग हैं। सेवदास साधु शिव मंदिर यहीं पर स्थित है। पारिया की खाड़ी, जो कि समुद्र के किनारे यह मंदिर स्थित है, इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सोच रहे होंगे समुद्र किनारे मंदिर कैसे बना? तो जैसे आपने देखा दशरथ माझी के बारे में सुना है, मूवी भी आ चुकी है कि कैसे उसने पहाड़ काट करके सड़क बना दी। इसी तरीके से सेवदास साधु ने भी इस शिव मंदिर का निर्माण तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम विपरीत स्थितियों के बावजूद किया था। यहाँ सेवदास साधु नामक एक गिरमिटिया मजदूर ने बनाया था। ये कौन थे? गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया कौन होते थे? जब ब्रिटिश जहाँ पर राज करते थे दोस्तों, विदेशों में अपने उपनिवेशों में जो मजदूरों को, भारतीय मजदूरों को भेजा जाता था, उनको गिरमिटिया नाम दिया जाता था। ठीक है, तो ब्रिटिश उपनिवेशों में भेजे गए भारतीय मजदूर गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। तो ये सेवदास साधु भी एक गिरमिटिया मजदूर थे।
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2023-24, इसका दूसरा संस्करण हाल ही में जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा। नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स, नीति आयोग ने इसको पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और यूएनडीपी के सहयोग से बनाया है और जारी किया है। 8 राज्यों के 121 जिलों का इसमें मूल्यांकन किया गया है। मिजोरम, सिक्किम तथा त्रिपुरा के जितने भी जिले हैं सब अग्रणी फ्रंट रनर्स में है, अग्रणी श्रेणी में है। वहीं अगर एक जिला देखा जाए तो हना हथिनाल जिला मिजोरम का ये टॉप पर है, शीर्ष जिला है। वहीं अरुणाचल प्रदेश का लोंगडिंग जिला न्यूनतम पायदान पे, सबसे निचले पायदान पे रहा, 121वें स्थान पे रहा। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना आदर्श ग्राम विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, लेकिन पूछ लेगा मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना तो आप सीधे उत्तर प्रदेश लगा दोगे, जबकि आंसर मध्य प्रदेश रहेगा। ये टेक्निकल चीजें अवश्य याद रखिएगा। बनका चेरला प्रोजेक्ट गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों को जोड़ने वाली एक परियोजना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य हाल ही में जल बंटवारे को लेकर के एक विवाद चल रहा है। बनका चेरला प्रोजेक्ट, बुल्गारिया यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां सदस्य देश बन गया है। 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनाने की मंजूरी इसने दे दी है। तो यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां सदस्य देश ये बन जाएगा 1 जनवरी 2026 को। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण, हाल ही में ये विवादों में चल रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का SIR कराने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद ये चर्चा में आ गया। अनुच्छेद 326 के तहत जो अधिकार मिले हैं उसके अंतर्गत चुनाव आयोग यह अधिकार रखता है विशेष गहन पुनरीक्षण करवाने का। तालिस्मान सेबर 2025, टेलिस्मैन सेबर 2025, ये 11वां संस्करण इस युद्धाभ्यास का ऑस्ट्रेलिया में 13 जुलाई 2025 को आरंभ हुआ। यह सबसे बड़ा और सबसे जटिल अभ्यास है जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है। बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, 19 देशों के जिसमें भारत भी शामिल है। 35,000 सैनिक इसका हिस्सा बने। पहली बार अभ्यास का कुछ भाग ऑस्ट्रेलिया से बाहर भी आयोजित होगा। कहाँ? पपुआ न्यू गिनी में। भारत ने इसमें भाग लिया, बिल्कुल लिया। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है, हर 2 वर्ष में होता है। 2005 में इसकी शुरुआत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हुई थी। अदिति, इसका फुल फॉर्म है असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट्स। विद्युत मंत्रालय के तहत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की यह योजना है। क्या नाम है? अदिति। बदायूं, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में राजकीय मेडिकल कॉलेज में देश के 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा। 15वां हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 रांची में खेला गया। झारखंड ने उड़ीसा को हरा करके ये खिताब जीत लिया। ड्रोर 1 इजराइल का प्रथम पूर्णतः सरकारी वित्त पोषित व स्वदेशी निर्मित संचार उपग्रह है। क्या नाम है? ड्रोर 1। फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया सफलतापूर्वक। क्या नाम है? ड्रोर 1 इजराइल का पहला पूर्णतः सरकारी वित्त पोषित और स्वदेशी निर्मित संचार उपग्रह है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 2025 में इसको मंजूरी दी गई। इसका वार्षिक बजट कितना रखा गया है? 24,000 करोड़ रुपए। 2025-26 से 6 वर्षों तक यह लागू होगी योजना। 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं के सम्मिलन मर्जर के द्वारा 100 जिलों का विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। तो जैसे स्मार्ट सिटी मिशन है उसी तरीके से उसी तर्ज पर इस योजना को लागू किया जाएगा। ब्रिटेन वर्ष 2029 में होने वाले अगले आम चुनाव से मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा किस देश ने की है? ब्रिटेन ने। तो अगला जो चुनाव होगा आम चुनाव, उसमें मतदान की आयु 18 वर्ष से घटकर 16 वर्ष हो जाएगी। YD1 भारत की सबसे हल्की सक्रिय व्हील चेयर है। IIT मद्रास द्वारा हाल ही में इसको लॉन्च किया गया। क्या नाम है? YD1। सेनेगल जुलाई 2025 में WHO के द्वारा ट्रैकोमा मुक्त घोषित हुआ। कौन? सेनेगल।
दुनिया का 25वां और अफ्रीका का 9वां देश बन गया ट्रैकोमा मुक्त घोषित होने वाला। अब आपसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, भारत को ट्रैकोमा मुक्त कब घोषित किया गया? WHO के द्वारा। ट्रैकोमा क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया से जीवाणु से होने वाली आंखों की बीमारी है। विश्व में अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक है। चौथा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2025 भारत की वर्चुअल मेजबानी में 14 से 15 जुलाई 2025 को संपन्न हुआ। तो एक टेबल टॉप ये अभ्यास था जिसमें भारत ने इसकी मेजबानी वर्चुअली की। गुजरात पूर्णतः आदिवासी समुदायों पर केंद्रित जनजाति जीनोम अनुक्रमण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। कौन? गुजरात। 16 जुलाई 2025 को दोस्तों लद्दाख क्षेत्र में आकाश मिसाइल के उन्नत संस्करण आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। यह सरफेस टू एयर मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली कम रेंज की मिसाइल है। कितनी है इसकी रेंज? 30 किलोमीटर। 17 जुलाई 2025 अर्थात इसके अगले दिन उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया। पृथ्वी 2 और अग्नि 1 दोनों बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ICBM के तहत विकसित हुई हैं। पृथ्वी 2 मिसाइल सतह से सतह SSM मिसाइल है, रेंज इसकी 250 से 350 किलोमीटर है। वहीं अग्नि 1 सतह से सतह SSM ये भी मिसाइल है, इसकी रेंज ज़्यादा है, 700 से 1200 किलोमीटर है, मध्यम रेंज की यह मिसाइल है। उत्तर प्रदेश सरकार कम नामांकन वाले सरकारी स्कूलों के विलय का फैसला लिया गया, जो काफ़ी विवादों में रहा, अभी विवादों में चल रहा है। नई दिल्ली सरकारी कार्यस्थलों में महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा नई दिल्ली के शास्त्री भवन में महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन किया गया। महिला आरोग्यम कक्ष। इनविक्टस यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का अनुसंधान कार्यक्रम है। क्या नाम है? इनविक्टस। अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के लिए इसको लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम को किसके द्वारा? ESA के द्वारा, अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी को और ज्यादा उन्नत बनाने के लिए। UAE के अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में IUCN का विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 आयोजन होगा। कब होगा? 9 से 15 अक्टूबर 2025 को हाल ही में IUCN के अधिकारियों के द्वारा इसकी घोषणा की गई। जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति थे, कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए। इससे पूर्व 1969 में VV गिरी तथा 1987 में R वेंकट रमन ने इस्तीफा दिया था उपराष्ट्रपति के पद से। जगदीप धनखड़ ने किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत ये इस्तीफा दिया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत इन्होंने इस्तीफा दिया है राष्ट्रपति को। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कोयम्बटूर तमिलनाडु में यह अन्नामलाई टाइगर रिजर्व स्थित है। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि भारत का पहला हार्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। एडफाल्सीवैक्स ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसके द्वारा निर्माणाधीन मलेरिया टीका है। क्या नाम है? एडफाल्सीवैक्स, जिसका हाल ही में प्रदर्शन ICMR के द्वारा एक किया गया, प्रायोगिक प्रदर्शन था ये। यूनेस्को UN शैक्षिक वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र जो एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। हाल ही में अमेरिका ने फिर से 2 वर्षों बाद, 2 वर्ष पहले ही शामिल हुआ था, 2 वर्षों बाद फिर से इससे बाहर होने का फैसला कर लिया है। ठीक है। झारखंड, भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ पर आरंभ की गई है? झारखंड सरकार के द्वारा। समुद्र प्रचेत, कुछ समय पहले हमने समुद्र प्रताप भी आपको पढ़ाया था। समुद्र प्रचेत अब याद रखिएगा, 23 जुलाई 2025 को गोवा के वास्को में इसका जलावतरण किया गया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्वदेश निर्मित दूसरा और अंतिम प्रदूषण नियंत्रण पोत है। क्या नाम है इसका? समुद्र प्रचेत। पहला कौन था? समुद्र प्रताप। भारत युवा पेशेवर योजना, इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम, 18 से 30 वर्ष के स्नातक या उच्चतर डिग्री वाले भारतीय नागरिकों को 2 वर्ष तक UK में, यूनाइटेड किंगडम में रहने
और काम करने की अनुमति देने वाली योजना है भारत युवा पेशेवर योजना। यूके ने इस योजना का अनावरण किया। ULPGM-V3 यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है, इसका नाम है ये। DRDO के द्वारा विकसित एक सटीक निर्देशित मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है, जिसे आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित NOAR नेशनल ओपन एरिया रेंज में सफल परीक्षण किया गया। बांस पॉलीमर कंपोजिट BPC जो कि बांस बम्बू एक प्रकार का है, उससे बना हुआ, एक घास का बना हुआ है। तो बांस पॉलीमर कंपोजिट IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने वाहनों के इंटीरियर में प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में बांस पॉलीमर कंपोजिट विकसित किया है। फ्रांस सितंबर 2025 में फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा की है। फ्रांस ने कि सितंबर 2025 में फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता दी जाएगी, और अगर ऐसा हो जाता है तो पहला G7 देश बन जाएगा फ्रांस। इसी तरह की एक घोषणा इसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने भी की है। ग्लोबल स्पेक्स 2030 ग्लोबल स्पेक्स 2030 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में वर्ष 2030 तक सभी के लिए किफायती नेत्र देखभाल आई केयर सुनिश्चित करने के लिए इसको शुरू किया गया है। ग्लोबल स्पेक्स 2030। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित कोच का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ पे? ICF चेन्नई में। अभ्यास ड्रोन प्रहार भारतीय सेना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में हाल ही में अभ्यास ड्रोन प्रहार आयोजित किया गया। मेघनाथ देसाई जो कि प्रमुख फेमस अर्थशास्त्री और विचारक रहे, भारत और यूनाइटेड किंगडम के संबंधों को बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 29 जुलाई 2025 को 85 वर्ष में इनका लंदन में निधन हो गया। इनका जन्म जो है बड़ोदरा गुजरात में हुआ था, बाद में लंदन चले गए थे। 1983 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी बने। 2008 में इनको भारत में पद्म भूषण भी दिया गया था। ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना का यह अभियान है। क्या नाम है? ऑपरेशन शिवा। इंदौर भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली है, जिसका आरंभ इंदौर में किया गया है। भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली है। भारत ब्राजील, अभी ब्राजील यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2030 तक $20 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य रखा ब्राजील के साथ। वर्तमान में यह कितना है? $12.2 बिलियन है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, शिक्षा मंत्री हैं, एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन। तलाश कार्यक्रम 10 जुलाई 2025 को नेस्ट राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति जो राष्ट्रीय संस्था है और यूनिसेफ इंडिया के द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में छात्रों के उन्नयन के लिए तलाश कार्यक्रम शुरू किया गया है 10 जुलाई 2025 को। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 47वां सत्र आयोजित हुआ। इस दौरान विभिन्न देशों के विभिन्न स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। इसमें भारत के मराठा किले भी शामिल रहे। तो मराठा किलों को संयुक्त रूप से विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें 12 ऐतिहासिक किले जो मराठाओं संबंधित थे शामिल हैं, जिसमें 11 महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में है। जो एक तमिलनाडु में है उसका नाम जिंजी का किला है। महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी महाराष्ट्र में है, एक तमिलनाडु में है, पूछ सकता है अकेला वाला। भारत का 44वां स्थल है ये धरोहर स्थल, जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा 4 नए राज्यसभा सांसदों का मनोनयन हाल ही में अनुच्छेद 80 के अर्थात अनुच्छेद 80(1)(a) के तहत किया गया है। किसका? उज्ज्वल निकम, C सदानंदन मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन का। कुल 12 लोगों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 4 पद खाली थे, 4 का हाल ही में मनोनयन किया गया है। गुजरात प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है। कौन? गुजरात। 2024-25 के दौरान जो प्रसंस्कृत आलू है उत्पादन में इसके
पोटैटो के उत्पादन में शीर्ष राज्य बनकर उभर गया है कौन? गुजरात। बनासकांठा वगैरह में बहुत ज़्यादा ये उत्पादन होता है इसका। साबरकांठा, बनासकांठा। प्रधानमंत्री मोदी की यूके और मालदीव यात्रा 23 से 26 जुलाई के दौरान हुई। ब्रिटेन की चौथी यह यात्रा थी और मालदीव की तीसरी आधिकारिक यात्रा थी। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो 23 से 24 जुलाई 2025 के दौरान प्रधानमंत्री की यात्रा रही। इस दौरान एक ऐतिहासिक समझौता भारत यूके FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। 24 जुलाई 2025 को लंदन में हस्ताक्षर किए गए। आगे हम और चर्चा करेंगे इसकी। मालदीव की 25 से 26 जुलाई 2025 के दौरान इन्होंने यात्रा की। 26 जुलाई को मालदीव की 60वीं स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के प्रमुख बिंदु याद रखिएगा इसको। प्रधानमंत्री मोदी और यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, इनकी उपस्थिति में यह समझौता हुआ। अंतिम स्वीकृति इसको 6 मई 2025 को ही दी गई थी। हस्ताक्षर औपचारिक रूप से 24 जुलाई 2025 को लंदन में हुए। हस्ताक्षर किसने किया? तो पीयूष गोयल भारत की तरफ से वाणिज्य मंत्री हैं और जोनाथन रेनॉल्ड्स जो यूनाइटेड किंगडम के ट्रेड सेक्रेटरी हैं, इन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते की जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है यह है कि भारत 90% यूके की वस्तुओं पर तथा यूनाइटेड किंगडम 99% भारतीय वस्तुओं पर शून्य शुल्क लगाएंगे। अन्य सुविधाएं भी इसमें शामिल हैं और इसके साथ ही इसके नकारात्मक और सकारात्मक परिणामों पर चर्चा भी शुरू हो गई है, जिस पर हम मुख्य परीक्षा में उसमें टॉपिक में चर्चा करेंगे। गजप दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम है, नॉन न्यूक्लियर बम है। तुर्की द्वारा हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। क्या नाम है? गजप। निमिषा प्रिया केरल की नर्स हैं। यमन में एक मर्डर केस में इनको मौत की सजा मिली थी जो कि काफ़ी विवादों में रही। हालांकि इसको स्थगित किया गया है। मिड जुलाई में इनको फांसी दी जानी थी। यूलिया स्विरिडेंको यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। क्या नाम है? यूलिया स्विरिडेंको। प्रधानमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जेलेंस्की ही हैं अभी। जेनिफर गेरलिंग साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। क्या नाम है? जेनिफर गेरलिंग साइमंस। जुलाई 2025 में दोस्तों पाकिस्तान यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। वर्तमान में यह इसका अस्थायी सदस्य है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 6 से 7 जुलाई 2025 के दौरान रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या है? समावेशी एवं टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाना। सदस्य देश अब 10 सदस्य देश इसके हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स के कौन कौन? ब्रिक्स के अलावा ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अलावा मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई। अब कुल 10 सदस्य हो गए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल से। अभी तक सऊदी अरब इसमें शामिल नहीं हुआ है। वैश्विक जीडीपी का 39% ब्रिक्स देश रखते हैं। भारत से प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें भाग लिया, भारत की तरफ से। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य बन गए हैं। न्यू डेवलपमेंट अर्थात ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य बन गए हैं। इस सम्मेलन के ठीक पूर्व ऐसा हुआ है। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के 11 सदस्य हो गए हैं। वहीं ब्रिक्स के 10 साझेदार देश भी हैं। 10वां कौन बना है? वियतनाम। पार्टनर स्टेट्स हैं ये। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 अभी हाल ही में इस नीति को लागू किया गया है। राष्ट्रीय खेल नीति 2001 के स्थान पर इसका नाम खेलो भारत नीति 2025 भी रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस नीति को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना है और 2036 के ओलंपिक पर ध्यान केंद्रित करना है। भारत में खेल संबंधी फ्रेमवर्क की बात करें तो 1954 में अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना हुई। 1982 में खेल विभाग की स्थापना हुई अलग से। 1985 में इस खेल विभाग का नाम बदल करके युवा मामले एवं खेल विभाग कर दिया गया। वर्ष 2000 में इसको पूर्ण मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया। 1984 में पहली राष्ट्रीय खेल नीति भी सामने आई। 1986 में भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना हुई। 2001 में नई राष्ट्रीय खेल नीति 1984 वाले खेल नीति के स्थान पर रखी गई।
2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की शुरुआत हुई। 2017 में खेलो इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। वहीं 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हर 3 वर्ष में परख आरएस रिपोर्ट जारी की जाती है। तो परख आरएस रिपोर्ट 2025 इस बार जारी हो गई। हालांकि इसका नाम पहले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण था, NAS था। इस बार इसका नाम परख आरएस रिपोर्ट रखा गया है। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र वर्ष 2023 में जिसकी स्थापना हुई थी NCERT के तहत, जिसकी स्थापना करना NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके तहत अनिवार्य भी किया गया है, इसके द्वारा यह रिपोर्ट बनाई गई है। सर्वेक्षण कवरेज की बात करें तो 781 जिलों के 74,229 स्कूलों के 21 लाख से अधिक छात्रों का मूल्यांकन इसमें किया गया है। इसके अलावा शिक्षकों आदि भी मानकों का इसमें अवलोकन और मूल्यांकन किया गया है। विषयों में सभी कक्षाओं के लिए भाषा और अंक गणित, कक्षा 3 व 6 के लिए हमारे आसपास की दुनिया और कक्षा 9 के लिए प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान, इन विषयों का मूल्यांकन किया गया है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन रहे? ग्रेड 3 में पंजाब शीर्ष रहा, हिमाचल प्रदेश और केरल इसके साथ रहे। ग्रेड 6 में केरल, पंजाब, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ग्रेड 9 में पंजाब, केरल और चंडीगढ़। पंजाब ने 2 ग्रेड 3 और ग्रेड 9 में टॉप किया, ग्रेड 6 में केरल ने टॉप किया। हिमाचल प्रदेश 21वां स्थान जो इसका था पिछले सर्वेक्षण में, इस बार टॉप 5 में पहुंच गया है। तो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य संयुक्त रूप से अगर देखें इन तीनों ग्रेड को मिला के, तो पंजाब, केरल, हिमाचल प्रदेश, दादरा नगर हवेली और दमन दीव और चंडीगढ़, ये 5 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक इंडेक्स 2025, इसका 10वां संस्करण UNSDSN के द्वारा 167 देशों को रैंकिंग प्रदान करते हुए जारी किया गया। भारत, जिसका स्कोर कितना रहा? 67 अंक। भारत 99वें पायदान पर इसमें रहा। पहली बार है जब इस सूचकांक में भारत अंडर 100 है, टॉप 100 देशों में शामिल है। 2024 में भारत 109वें स्थान पे था। 2023 में भारत 112वें स्थान पे था। रिपोर्ट की कुछ खास बातें हैं। वर्तमान प्रगति से अगर देखा जाए, जिस हिसाब से प्रगति हो रही है, वर्ष 2030 तक मात्र 17% लक्ष्य ही प्राप्त हो पाएंगे। शीर्ष प्रदर्शन किन देशों का रहा? तो फिनलैंड पहले स्थान पे, दूसरे पे स्वीडन, तीसरे पे डेनमार्क, चौथे पे जर्मनी और 5वें पे फ्रांस रहा। भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत से निचले पायदान पर रहे। भारत से निम्नतम स्थिति रही इनकी, बांग्लादेश की 114वीं, पाकिस्तान की 140वीं। बाकी देश भारत से अच्छे पोजीशन पे रहे। भूटान 74वें पे, श्रीलंका 93वें पे, नेपाल 85वें पे, मालदीव 53वें पे। वहीं 167वें पायदान पे दक्षिणी सूडान और 166वें पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सबसे निचले पायदान पे रहे। सबसे निचला स्थान किसका रहा? दक्षिणी सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का। G20 देशों में सर्वोच्च स्थान ब्राजील का रहा, 25वां स्थान। वहीं OECD देशों में चिली सर्वोच्च पायदान पर रहा, 7वें स्थान पे। संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षवाद के प्रति सबसे अधिक प्रतिबद्ध 3 देश कौन रहे? सूचकांक के अनुसार बारबाडोस, जमैका, त्रिनिदाद व टोबैगो। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25, इसका 9वां संस्करण, 2016 से इसको जारी किया जा रहा है। इसका 9वां संस्करण था ये। राष्ट्रपति के द्वारा नई दिल्ली में ये पुरस्कार वितरित किए गए। आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये सर्वेक्षण किए जाते हैं। इस बार एक नई श्रेणी भी लॉन्च की गई इस सूचकांक के साथ, जिसका नाम सुपर स्वच्छ लीग रखा गया। इस लीग में उन शहरों को शामिल किया गया है जो लगातार टॉप पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि इंदौर लगातार 7 बार से शीर्ष पर आ रहा था, तो इनको आराम दे दिया गया कि भैया तुम रैंकिंग में मत आओ, तुमको अलग से सम्मान दे रहे हैं। तो अलग से सम्मान देने के लिए सुपर स्वच्छ लीग में शामिल कर लिया गया, इनको रैंकिंग नहीं दी गई है। ये लगातार शीर्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार एक चीज़ और नई हुई कि जनसंख्या के आधार पर श्रेणी विभाजन किया गया है, 5 श्रेणियों में रखा गया है। तो आइए देख लेते हैं सभी श्रेणियों में। 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में सुपर स्वच्छ लीग में कौन कौन शामिल है? पंचगनी, पाटन, पन्हाला, विश्रामपुर, बुधनी। हमने यहाँ नंबर लिख दिए हैं लेकिन रैंकिंग नहीं है ये।
वहीं 20,000 से 50,000 जनसंख्या की दूसरी श्रेणी जो है उसमें वीटा, ससवाड़, देवलाली प्रवर और डूंगरपुर शामिल हैं। 50,000 से 3 लाख तक की श्रेणी में नई दिल्ली, तिरुपति, अंबिकापुर और लोनावाला है। 3 लाख से 10 लाख तक की श्रेणी में नोएडा, अपना उत्तर प्रदेश का नोएडा ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़, मैसूरू, उज्जैन, गांधीनगर और गुंटूर शामिल हैं। वहीं 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई और विजयवाड़ा शामिल हैं। इनको नियमित रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया है। कुल 4,589 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है। इसमें नोट करने वाली बात है कि पहली बार जनसंख्या के आधार पर 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब रैंकिंग जिनको दी गई है स्वच्छ शहरों में, वहां पर आ जाइए। 10 लाख से अधिक के शहरों में अहमदाबाद पहला, दूसरा भोपाल, तीसरा स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश का है। ये 3 नए टॉप के जो स्वच्छ शहर हैं बन के उभर गए हैं। 3 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या में मीरा, भयंदर, बिलासपुर और जमशेदपुर। 50,000 से 3 लाख तक के जनसंख्या वाले शहरों में देवास पहले स्थान पे, दूसरे पे करहद, तीसरे पे करनाल। 20,000 से 50,000 तक की जनसंख्या वाले शहरों में पणजी पहले स्थान पे है, दूसरे पे अस्का, तीसरे पे कुम्हारी। 20,000 से कम, यहाँ 2,000 लिख गया है। 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में बिल्हा पहले स्थान पे, दूसरे पे चिकिती, तीसरे पे शाहगंज। विशेष पुरस्कार भी दिए गए। प्रयागराज को महाकुंभ आयोजन के लिए विशेष पुरस्कार दिया गया। वहीं सबसे स्वच्छ गंगा शहर का भी अवार्ड प्रयागराज को मिला। सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार जबलपुर, गोरखपुर और विशाखापट्टनम को दिया गया। सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड का अवार्ड सिकंदराबाद छावनी बोर्ड को मिला। थीम क्या थी इस बार की स्वच्छ सर्वेक्षण की? 3R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। नोट करने वाली बात है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। तो ये जुलाई के करंट अफेयर्स हैं आपके, इसको देख लीजिए। इसका PDF हम आपको उसी भांति जैसा उपलब्ध कराते हैं उपलब्ध करा देंगे।